हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ एक नया एनीमे सीरीज़। एक्चुअली एनीमे सीरीज़ तो पुराना है लेकिन मैं नए से बना रहा हूँ जिसका नाम है हिगुराशी वंदे क्राय। और इसके फ़िलहाल के लिए तो मैं 2 ही सीज़न के ऊपर फोकस करने वाला हूँ, जिसका पहला सीज़न हिगुराशी वंदे क्राय और उसके बाद उसका दूसरा सीज़न हिगुराशी वंदे क्राय काय। इनके अंदर टोटल 50 एपिसोड्स हैं और सबकी IMDb रेटिंग बहुत अच्छी है। ये सारे एनिमे आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्रंची रोल्स के ऊपर। आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और मज़ा लीजिए एनिमे का। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं तो उसका ध्यान रखना। इस एनिमे के अंदर आपको हॉरर देखने को मिल जाएगा, मर्डर मिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, डायमेंशनल ट्रैवल, टाइम लूप और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा और आपका सर चकरा जाएगा। इस एनिमे के अंदर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये एनिमे सवाल पूछती है आपसे कि आप गेस करो कि हुआ क्या है, किसने क्या किया है, यहाँ पे कौन इनोसेंट है और कौन क्रिमिनल है। इस एनिमे के अंदर जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगेगी वो ये है कि ये अचानक से ही डार्क हो जाती है। पहले इसकी शुरुआत होती है एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे की तरह, जहाँ पे सब कुछ सही चल रहा होता है, लोग मज़े मस्ती कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना बचपन याद आ जाएगा। लेकिन अचानक से सब कुछ डार्क हो जाता है। तो बिना और कोई बकचोदी किए सीधा चलते हैं एपिसोड 1 की तरफ। लेकिन उससे पहले इंट्रो लगाया जाए। बाला, इंट्रो कहाँ पे है बे? इंट्रो क्यों नहीं बनाया तूने इसका? क्या मतलब मैंने पैसे नहीं दिए? तेरे को पता नहीं है 3 महीने से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, कहाँ से आएंगे पैसे? एपिसोड की शुरुआत होती है एक बच्चे के साथ जिसका नाम होता है केइची माइबारा, जो सुबह सुबह उठ के अपने स्कूल के लिए तैयार होता है, खाना पीना खाता है, ड्रेस पहनता है और उसके बाद निकल जाता है अपने स्कूल के लिए। और हमें पता लगता है कि ये स्टूडेंट एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है जो पहले शहर में पढ़ा करता था लेकिन अभी हिनामिजावा नाम के एक विलेज के अंदर आके पढ़ाई कर रहा है। और ये ट्रांसफ़र किस लिए हुआ था इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन ये गांव उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि ये बहुत शांत गांव होता है और साथ में यहाँ पे पोल्यूशन का नामो निशान नहीं होता है। जब ये अपनी स्कूल की तरफ जा रहा होता है तब ये एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है रैना, और रैना भी इसी के साथ पढ़ती है। रैना का पूरा नाम होता है रैना रियुगु और यहाँ पर रैना काफ़ी अच्छी तरह से घुल मिल चुकी होती है केइची के साथ, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। आगे केइची और रैना एक और लड़की से मिलते हैं जिसका नाम होता है सोनोजाकी मियोन। सोनोजाकी मियोन या फिर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे मियोन, इनकी सीनियर होती है और वो क्लास के अंदर अपने आप को बॉस समझती है, उस क्लास का लीडर समझती है। एक्चुअली वो लीडर है भी। आगे हम देखते हैं हिनामिजावा विलेज के अंदर सिर्फ एक स्कूल होता है और उस स्कूल के अंदर सिर्फ एक ही कमरा होता है। उसी कमरे के अंदर सारे क्लास के बच्चे बैठते हैं, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां जितना भी है सब कुछ एक ही जगह पे बैठते हैं क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही टीचर होता है और एक प्रिंसिपल होता है। और पता नहीं ये प्रिंसिपल कहाँ पे क्या कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर इन्हें पढ़ा रही होती है, जिस वजह से सबको वक्त नहीं मिल पाता। और इसी वजह से कभी कभार रैना और मियोन को पढ़ाने की जिम्मेदारी आती है केइची के ऊपर, जहाँ पे केइची पढ़ाते वक्त कहता है कि तुम्हें पढ़ाते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुछ पता भी नहीं हो। और तब मियोन बोलती है फिर तो तुम्हें पता करना चाहिए, जबकि मियोन इनकी सीनियर है और मियोन को शायद पढ़ाना चाहिए केइची को, लेकिन केइची यहाँ पे मियोन को पढ़ा रहा है, जिससे हमें पता लगता है कि केइची पढ़ाई में अच्छा है और मियोन गधी है। इसके बाद हमें पता लगता है कि केइची को अभी तक हिनामिजावा विलेज के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उसे सिर्फ मार्केट का रास्ता पता है और स्कूल का रास्ता पता है। इसीलिए रैना सजेस्ट करती है कि वो सब लोग मिलके घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे केइची थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा होता है और मियोन उसको एटीट्यूड एडजस्टमेंट मार देती है और उसे बिहेव करना सिखाती है। और हम देखते हैं जब शाम हो जाती है ये तीनों निकल जाते हैं एक जगह पे जिसका नाम होता है फुरुडे श्राइन, एक मंदिर होता है और यहाँ से पूरे गांव का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। इसीलिए ये तीनों आज यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए होते हैं। और हम देखते हैं रैना ने बहुत सारा खाना बनाया होता है इन सब के लिए, जो कि 3 के लिए क्या 10 के लिए भी काफ़ी होगा। और तभी यहाँ पे 2 और लड़कियाँ आ जाती हैं जो हिनामिजावा स्कूल के अंदर पढ़ती है, जिनमें से एक का नाम होता है रिका फुरुडे और दूसरी का नाम होता है सातोको होजो। ये दोनों ही लड़कियां केइची की जूनियर्स हैं, जहाँ पे सातो थोड़ी सी शैतान है और रिका बहुत शांत होती है। सातो को सवाल करती है कि तुमने अपना पर्दा यहाँ पे क्यों बिछाया है, जबकि ये तो फुरुडे श्राइन है।
इसके बाद केइची बोलता है कि ये श्राइन है, ये सबके लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है, सिर्फ एक इंसान का नहीं है। और रिका इस बात से एग्री करती है, जिस वजह से वो रिका को एक प्यारी लड़की बोलता है, लेकिन साथों के साथ उसकी अच्छी जमती नहीं है। वो दोनों खाने के लिए भी झगड़ा कर रहे होते हैं, यानी कि एक प्रिटी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे टाइप फील हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं शाम ढल रही होती है, रात आने वाली होती है, इसलिए मियोन अपने घर के लिए चली जाती है। लेकिन केइची का मन अभी भी भरा नहीं होता, इसलिए रेना उसे एक सीक्रेट प्लेस ले जाती है, जो कि लिटरली एक कूड़ादान होता है, एक डंपयार्ड होता है, जहाँ पे लोग अपना कचरा फेंकते हैं। और केइची भी बोलता है ये तो सिर्फ एक डंपयार्ड है, लेकिन रेना बोलती है तुम्हारे लिए एक डंपयार्ड हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये एक ट्रेजर है, ट्रेजर ऑफ माउंटेन्स है। इसके बाद वो अपने ट्रेजर को ढूंढने के लिए कूड़ेदान के अंदर चली जाती है, लेकिन केइची वहाँ पे आराम करने लगता है। तभी वहाँ पे एक बंदा आके केइची की फ़ोटो उठा लेता है और केइची की फट जाती है। इस फोटोग्राफर का नाम होता है टोमिटाके और ये एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर है जो हर साल हिनामिजावा फेस्टिवल के दौरान आता है और यहाँ पे इस गांव की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करता है। इसके बाद केइची बोलता है कि तुम्हें फ़ोटो उठाने से पहले परमिशन लेनी चाहिए। इसके बाद टोमिटाके हंसते हुए बोलता है कि ज़्यादातर मैं किसी पक्षी की या फिर किसी जानवर की फ़ोटो उठाता हूँ और उनसे परमिशन तो ले ही नहीं सकता, वो मेरी बातें नहीं समझेंगे ना। वो मजाक करने लगता है और तभी रेना चिल्ला के बोलती है केइची माफ़ करना, थोड़ा और वक्त दे तो मेरा काम होने ही वाला है। इसके बाद टोमिटाके बोलता है तुम्हारे साथ कोई और भी है, वो यहाँ पे क्या कर रही है। इसके बाद केइची बोलता है मुझे भी नहीं पता वो क्या कर रही है, शायद जिसको उसने मार के काट के फेंका होगा उसी की डेथ बॉडी को छुपा रही होगी। इसके बाद टोमिटाके बोलता है कि हाँ वो बहुत शर्मनाक था, बहुत भयंकर था, कोई किसी को इस तरह से कैसे मार सकता है। केइची कुछ समझ नहीं पाता, केइची तो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन टोमिटाके सच में किसी की मर्डर के बारे में यहाँ पे बातें कर रहा होता है और वो कहता है कि उसका हाथ अभी तक नहीं मिला है, जिस वजह से केइची हैरान परेशान हो जाता है और टोमिटाके वहीं पे उसे माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रेना ऊपर आती है और वो कहती है कि उससे एक कैंटा डॉल मिला होता है। कैंटा डॉल वो डॉल होता है जो कैंटा फ्राइड चिकन के बाहर होता है, एक बूढ़ा वाला डॉल, बहुत बड़ा वाला डॉल, और इसको लोग KFC डॉल कहते हैं, कैंटा फ्राइड चिकन। इसके बाद केइची बोलता है लेकिन वो तो सिर्फ एक कचड़ा है और रेना बोलती है वो बहुत क्यूट है, मुझे उसे घर ले जाना है। इसके बाद केइची बोलता है ठीक है मैं कल तुम्हारी मदद करूंगा उसे बाहर निकालने में, क्योंकि तुमने आज मुझे बहुत बेहतरीन खाना खिलाया है। इसके बाद रेना बहुत खुश हो जाती है और तब केइची सवाल करता है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या, कुछ बुरा हुआ है। और इसके बाद रेना बोलती है कि हाँ यहाँ पे एक डैम बनने वाला था लेकिन वो प्लान कैंसिल हो चुका है। इसके बाद केइची बोलता है क्या उस दौरान कुछ गलत हुआ है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, किसी का मर्डर हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या। और तब रेना बोलती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, पिछले साल ही मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आई हूँ, इसलिए मुझे इस गांव के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन उसके चेहरे से हम साफ साफ बता सकते हैं कि रेना यहाँ पे कुछ तो छुपा रही है, उसे कुछ तो पता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है, सारे बच्चे अपने घर के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे रह जाते हैं क्योंकि उनका एक क्लब बना हुआ होता है स्कूल के अंदर, और उस क्लब के अंदर वो केइची को इन्वाइट करते हैं बिना उससे पूछे। इस क्लब के अंदर बेसिकली ये लोग कुछ गेम्स खेलते हैं, मजाक मस्ती करते हैं वगैरह वगैरह। और इस क्लब के अंदर सिर्फ 2 ही नियम है। पहला नियम कि तुम्हें फर्स्ट आना है और दूसरा तुम्हें फर्स्ट आने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। केइची के क्लब ज्वाइन करने के बाद ये लोग एक गेम खेलते हैं और मियोन कहती है कि हम कोई भी मुश्किल गेम नहीं खेलेंगे जिसके बारे में केइची को पता ना हो, ताकि ऐसा ना लगे कि हमारे पास एडवांटेज है और केइची के पास कुछ भी नहीं है। और इसीलिए वो एक सिंपल सा गेम खेलते हैं, कार्ड गेम खेलते हैं, और एक डील होती है कि जो भी जीतेगा वो जो आखिरी आएगा उसको सज़ा दे सकता है, कुछ भी कर सकता है उसके साथ। और केइची इसमें राजी हो जाता है। इसके बाद वो अपना कार्ड निकालते हैं जो कि लिटरली बहुत पुराना होता है, और जब कार्ड बांट दिया जाता है तब पता लगता है कि ये सारे लोग कार्ड को इतनी बार खेल चुके हैं कि उन्हें लिटरली पता होता है कि किसके पास कौन सा कार्ड है, मतलब पीछे देख के पता लग जाता है कि कौन सा वाला कार्ड है, जिस वजह से केइची गधों की तरह बार बार हार रहा होता है। लेकिन केइची आखिरी में एक बार तुर्क का इक्का इस्तेमाल करता है और वो एक कार्ड को अपने ही हाथों से इस तरह से मोड़ देता है जैसे मियोन को लगे कि ये दूसरा वाला कार्ड है, और मियोन इस जाल में फंस जाती है और मियोन एक बार हारती है। लेकिन कंडीशन के हिसाब से
केइची आखिरी में होता है और इस वजह से मियोन उसे सजा दे सकती है क्योंकि वो पहले नंबर पर आई है। और तभी सब लोग केइची को पकड़ लेते हैं। मियोन अचानक से अपने पॉकेट के अंदर हाथ डालती है और अचानक से वो एक पेन निकालती है, मार्कर निकालती है और उसका मुंह कलर कर देती है, उसको एक रकून बना देती है। तुम्हें क्या लगा चाकू निकाल के मारेगी? नहीं रे बाबा। इसके बाद हम देखते हैं केइची और मियोन अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि रैना पहले ही उस कैंटाडोल को लेने के लिए वहाँ से जा चुकी होती है। और केइची बोलता है कि वो काफ़ी अजीब है। और तब मियोन बताती है कि रैना की एक हैबिट है कि जब भी उसे कुछ भी क्यूट लगता है वो उसे अपने घर ले जाती है, चाहे वो एक कचरा क्यों ना हो। इसके बाद केइची बोलता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला था, कुछ बुरा हुआ है। और इसके बाद मियोन बोलती है कि हाँ, यहाँ पे एक डैम बनने वाला था लेकिन वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया क्योंकि हमारे यहाँ के जो भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पावर है वो टोक्यो तक पहुँचे, पॉलिटिशियन से मिला और उनके साथ उन्होंने डील कर ली, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट यहीं पे बंद कर दिया गया। इसके बाद केइची बोलता है ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव बात है कि तुमने गवर्नमेंट को हरा दिया। क्या यहाँ पे कुछ बुरा हुआ था, कुछ वायलेंस हुआ था, किसी का मर्डर हुआ था? और इसके बाद मियोन बोलती कि ना, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन मियोन के चेहरे से पता लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है। मियोन और रैना कुछ तो छुपा रहे हैं केइची से। इसके बाद हम केइची को देखते हैं जो उस डंपयार्ड तक पहुंच चुका होता है जहां पर रैना उसी कैंटाडोल को निकालने की कोशिश कर रही होती है। केइची आते ही रैना से मजाक करता है और कहता है कि मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, बताओ कहां पे एक्सीडेंट हुआ है, कहां पे वो इंसान मरा पड़ा है, कहां पे वो इंजर्ड है। मैंने सुना है कि किसी ने कैंटाडोल को यहीं पे जमीन पे जिंदा गाड़ दिया है। इसके बाद रैना भी इसकी मजाक को समझ जाती है और कहती है कि वो यहाँ पे है। और तब केइची बोलता है कि ये तो बहुत अंदर धंसा हुआ है, इसको निकालने के लिए तो कोई हथियार की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एक बड़ा सा हथौड़ा या फिर एक बड़ी सी नाइफ, कुछ तो ज़रूरत पड़ेगी इसकी। इसके बाद रैना यहाँ से चली जाती है हथियार लेने के लिए और केइची वहाँ पे पड़ी हुई चीज़ों को देख रहा होता है। तभी उसे बहुत सारे पुराने न्यूज़पेपर्स मिलते हैं जिनकी पेजेस को वो पलटने लगता है और तभी उसे वो देखने को मिलता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। केइची एक पुराने न्यूज़पेपर में देखता है कि हिनामिजावा डैम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे किसी ऑफिशियल को मार दिया गया होता है। उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया होता है कि उसके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए गए होते हैं, दोनों पैर अलग कर दिए गए होते हैं, दोनों हाथ अलग कर दिए गए होते हैं, सर अलग कर दिया गया होता है और उसका धड़ भी अलग कर दिया गया होता है। यानी उसके शरीर के पूरे 6 टुकड़े किए गए होते हैं, जिनमें से 5 टुकड़ा मिल जाता है, लेकिन आखिरी टुकड़ा जो कि एक हाथ होता है वो अभी तक नहीं मिला होता है। और शायद केइची को फोटोग्राफर यही बातें कह रहा होता है, लेकिन केइची को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। केइची काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि ये जो डैम कंस्ट्रक्शन काम बंद हुआ है ये किसी की मर्डर की वजह से हुआ है। और सबसे बड़ी मिस्ट्री वाली बात यह है कि उसके दोस्त उसे झूठ क्यों कह रहे हैं। इसके बाद हम रैना को देखते हैं जो वापस आ रही होती है और उसके हाथ में एक बहुत ही भयंकर सा औजार होता है जिससे वो किसी भी शरीर को 2 टुकड़े कर सकती है। और रैना के जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत भयंकर होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है वो तुम्हें तो आगे के एपिसोड देखने के बाद ही पता लगेगा। तो दोस्तों, अगर तुम्हें ये एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। और जिन्होंने ये एनिमे सीरीज पहले ही देख रखी है कृपया करके इस कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्पॉइलर ना दें, लोगों को एंजॉय करने दें इस एनिमे सीरीज को। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द इस एनिमे के अगले एपिसोड को लेके आऊं तो कृपया करके इसको अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना, इसकी रीच को बढ़ा देना। और अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन तुम्हारे पास है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए तुम अगर चाहते हो तो इस चैनल के अंदर जो बाकी के एनिमे सीरीज है उन सबको देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो।